हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की साइंस की बुक। चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, यानी किशोरावस्था क्या है, इससे संबंधित इस पाठ का विश्लेषण हम लोग पढ़ेंगे और इस किशोरावस्था में क्या क्या होते हैं इस बात को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग पाठ की तरफ। कहते हैं हम किशोरावस्था यानी किशोर अवस्था, इसको हम किशोर अवस्था भी बोल सकते हैं। ये दोनों को मिलाकर के किशोरावस्था बनता है। तो सबसे पहले हम ये लोग जानेंगे हम लोग कि किशोर होते कौन हैं, ये किसकी चर्चा हो रही है और यहाँ इसकी चर्चा क्यों हो रही है। ठीक है, तो जो हमारा मानव का जीवन है वह मानव जीवन को 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितने अवस्थाओं में? ये मनोविज्ञान एक विषय है जिसके अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं और हम बता रहे हैं। 2 मिनट इस पे आप लोग पहले तो ये हम लोग समझ लें कि आखिर किशोर होते कौन हैं और इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों इनकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले अवस्था में आता है शैशवावस्था। कौन सा अवस्था? शैशवावस्था। और जो शैशवावस्था होता है इसका समय होता है जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, यानी जो बच्चा आज पैदा लिया है और वह 6 साल का जब तक नहीं होता है तब तक उसे हम शैशवावस्था की श्रेणी में रखते हैं। फिर दूसरा जो आता है उसको हम बाल्यावस्था, क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। ये जो है इसका समय 6 साल से लेकर के और 11 साल तक, 10 से 11 साल माना जाता है। पहले का जन्म से लेकर के 6 साल, दूसरे का 6 से 11। अब हमारा आता है 3 नंबर पर किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो है इसका समय माना गया है 11 से लेकर के 18 या 19 तक। 11 से लेकर के 18 या 19 तक ये हमारा किशोरावस्था हो गया। उसके बाद से आता है कौन सी अवस्था? उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। 4 नंबर पे आता है प्रौढ़ावस्था, यानी प्रौढ़ की अवस्था। और प्रौढ़ की अवस्था कब से हम मानते हैं? प्रौढ़ की अवस्था मानते हैं हम 18 या 21 के बाद। 18 साल या 21 साल के बाद हम मान लेते हैं कि वह बच्चा प्रौढ़ावस्था में चला गया। उसके बाद आता है वृद्धावस्था, यानी जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धावस्था। क्योंकि ये बात हो रही है क्लास 8 की, तो क्लास 8 के जो बच्चे हैं उनका मिनिमम एज जो है 11 साल से लेकर के और 14 या 15 साल तक होता है। यानी न आप शैशवावस्था में हैं न आप बाल्यावस्था में, आप कहाँ हैं? आप हैं किशोरावस्था में, 11 साल से लेकर के 18 साल या 19 साल तक। और ये लगभग जो बच्चे हैं वो वर्ग 6 से वर्ग 12 तक के बच्चे आते हैं 6 साल में। यानी किशोर जो होते हैं वो या तो क्लास 6 में होंगे, 7 में होंगे, 8, 9, 10, 11, 12 में होते हैं। लेकिन ये जो वर्ग 8 है यह किशोरावस्था में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग किशोरावस्था पढ़ते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आखिर किशोरावस्था होती क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह बचपन और वयस्कता के, वयस्क व्यक्ति जो होते हैं, बचपन हो गया हमारा। बचपन से यदि हम वयस्क हो रहे हैं तो इसके बीच की जो अवस्था है, इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम? इसी अवस्था को किशोरावस्था बोलते हैं। और यह अवस्था बहुत ही नाजुक है। क्यों नाजुक है? क्योंकि यह विकास और वृद्धि का
संक्रमणकालीन अवस्था है। आप लोग उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो इस पर बहुत सी चर्चाएं होंगी, लेकिन आप देखिए मनुष्य के जीवन में दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं वृद्धि और एक होता है विकास। दोनों में बहुत अंतर है। वृद्धि का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ये सब वृद्धि, और विकास का मतलब होता है सारे चीज़ों में आप आगे जाएंगे। वृद्धि एक सीमा तक होती है, एक सीमा के बाद आपका वृद्धि रुक जाएगा, लेकिन विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जैसे शिक्षा है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, जब तक आदमी जीता है कुछ न कुछ ज़रूर सीखता है। ठीक उसी प्रकार से विकास भी जो है वह निरंतर चलता रहता है। ठीक है, अब आइए, तो ये जो हमारा किशोरावस्था है, इस किशोरावस्था को एक हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टेनले हॉल। क्या नाम है इनका? स्टेनले हॉल इनका नाम है। ठीक है, ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किशोरावस्था पर बहुत सारी खोज की और 1904 ईस्वी में एक इन्होंने पुस्तक लिखा। क्या? एडोलसेनेंस। क्या है? एडोलसेनेंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि उसी में इन्होंने कहा, इनका एक मुख्य वाक्य है कि किशोरावस्था जो है आंधी तूफान और तनाव की अवस्था है। इन्होंने कहा यह आंधी, किशोरावस्था जो है आंधी, ठीक है, तूफान एवं तनाव की अवस्था है। तनाव की अवस्था है। तनाव की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल साहब ने। इनको क्या कहा जाता है? इनको किशोरावस्था वैज्ञानिक अध्ययन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था पे एक किताब लिखी थी, एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस भी बोलते हैं उसको, एडोलेसेंस 1904 ईस्वी में इन्होंने लिखा, जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के जनक इनको बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि किशोरावस्था क्यों, आखिर इस चैप्टर को पढ़ाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस समय लड़का हो या लड़की हो, दोनों में बहुत प्रकार के परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, आइए तो इसमें चलते हैं। और जो हमारा पहला पॉइंट है किशोरावस्था एवं यौनारंभ। ठीक है, तो मैंने बताया है कि जो किशोरावस्था होती है वह कहाँ से होता है? 10 या 11 साल के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में अचानक जो है वृद्धि होने लगी। ठीक है, और वह वृद्धि जो है हमारे शरीर में साफ साफ दिखाई देने लगती है, और यह इस बात का संकेत है कि अब आप बालक नहीं रहे, अब क्या हो रहे हैं? अब आप युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, आप युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे बताया था कि वृद्धि और विकास दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है, और जीवन काल की अवधि में जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जब पढ़ाया था जंतुओं में जनन, क्या पहला इसके पहले चैप्टर था? जंतुओं में जनन। जब जंतुओं में जनन चैप्टर को मैं बता रहा था तो मैं बता रहा था कि जब आप किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, 10 या 11 साल के होते हैं, तो आपके जो है शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं, और आपका जो शरीर है, पुरुष का शरीर, उसमें क्या वीर्य बनाने का पावर आ जाता है, और स्त्री में यानी लड़कियों में अंडाणु बनने लगते हैं।
और पुरुषों में शुक्राणु बनने लगते हैं। ठीक है, तो पुरुषों में शुक्राणु बनने लगते हैं और स्त्रियों में अंडाणु बनने लगते हैं। यानी यह क्या है, यह किशोरा अवस्था का मुख्य जो है लक्षण है। ठीक है, किशोरावस्था मैंने बताया कि 11 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 या 19 वर्ष की आयु तक यह चलता रहता है। ठीक है, और इस समय किशोर जो होते हैं इनको टीन एजर्स कहा जाता है। टीनेजर्स, कभी कभी आप लोग को सुनने को मिलता है कि आप टीनेजर्स हैं। ठीक है, अब जो है जब हमारे यहाँ परिवर्तन होंगे, जब हमारे शरीर में परिवर्तन होंगे तो वो परिवर्तन कहीं न कहीं सामने से हमको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, दिखाई पड़ेंगे तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, कौन कौन से परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेंगे। पहला देखिए, पहला परिवर्तन जो है वह दिखाई दे रहा है यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होंगे उनके बारे में बात हो रही है। पहला है लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि क्या होता है, इस समय हमारे शरीर की जो लंबी अस्थियां होती हैं, मतलब हाथ और पैर की अस्थियां या हड्डी कह सकते हैं, अस्थि का मतलब हड्डी होता है, इनमें क्या होता है, इनकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है। और जो बच्चा छोटा था अब वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना लगता है। जो बच्चा छोटा था वो कुछ बड़ा दिखाई देने लगता है, यानी क्या हुआ, उनकी लंबाई में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है, इसमें लड़कियों में और लड़कों की लंबाई में कुछ समय के लिए अंतर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए एक चार्ट बनाया है, कह रहा है, यहाँ लिखा है आयु वर्षों में और यहाँ पूर्ण लंबाई का प्रतिशत है। एक तरफ लड़का है दूसरी तरफ लड़कियाँ। कह रहा है कि जब बच्चा 8 साल का होता है तो वह अपनी पूरी लंबाई का 72% लंबाई उसको प्राप्त हो जाती है, और लड़कियों में 77, फिर 8 साल में 75, 81, 10 साल में 78, 84, 11 साल में 81, 86। यहाँ देखते रहिए आप लोग, लड़कियाँ जो है बहुत जल्दी अपना लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ देखिए 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15, हर एक जगह लड़कियाँ आगे हैं। 81 है, 88 है, 84, 91, 88, 95, 92, 98, 95, 99, और थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग। यहाँ देखिए चूँकि किशोरावस्था की बात हो रही तो यहाँ 18 साल तक ही दिया है। यहाँ देखिए 17 साल में बच्चे अपने लंबाई का 99% और लड़कियाँ जो हैं 100% प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि लड़कों की तुलना में लड़कियाँ जो है जल्दी अपनी पूरी लंबाई का परसेंटेज पार कर जाती हैं। अब लंबाई की गणना कैसे की जाती है, पूरी लंबाई की गणना के लिए एक सूत्र दिया गया है, वर्तमान लंबाई जो हमारा सेंटीमीटर में होना चाहिए लंबाई, ठीक है, और बटा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत, यानी जो दिया गया। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ देखिए कि एग्जाम्पल है कि एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9 साल है और 120 सेंटीमीटर है, और वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ फॉर्मूला लगाया गया है कि 120 पूरी लंबाई सेंटीमीटर में बटा 9 साल का है, तो जब 9 साल का बच्चा है तो कितना अपना लंबाई प्राप्त कर लेता है, 75 है, तो यहाँ हम 75 यहाँ लिखा हुआ है, यानी चार्ट के अनुसार, और गुणे 100, यानी वह अपने समय में 160 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, जब उसका वृद्धि काल समाप्त होगा तो वह 160 सेंटीमीटर का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उसी को जो है ऐसे दिखा दिया गया है इसके अनुसार। ठीक है,
दिया है क्या इसमें कि आयु को एक्स एक्सिस पर दिखाना है और जो वृद्धि है उसको वाई एक्सिस। देखिए यहाँ जो बना है यह मैथ का है, इसको वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसी पे जो है चार्ट वगैरह दिखाए जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा आंकड़ों का प्रबंधन, तो यही आंकड़ा है और इसी को हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यह बताया है कि 8 साल 9 साल 10 साल कितना में कितना परसेंटेज प्राप्त कर लेगा, उसी को बताया है इसने। तो ये बता दिया है कि 18 साल के उपरांत वह अपना 100%, यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है, यहाँ 100% वो अपना प्राप्त कर लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, अभी मैंने बताया कि प्रारंभ में लड़कियां जो होती हैं वह लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं। अब एक चीज़ और कि यदि हमारे माँ पिता यदि छोटे हैं, कभी कभी देखने को मिलता है यदि किसी बच्चे के माँ है, मेरा चित्र बहुत ख़राब बनता है लेकिन आप लोग इसको अपने से समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए माँ है, ये पिता है, ये पिता है। मान लीजिए इनकी लंबाई छोटी है, जो भी देखिए ये जो जीन हमारे अंदर हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे पिता हैं वैसे उनका पुत्र होता है, या कोई लड़की होगी तो वो अपनी माँ की तरह होगी। तो जो बच्चे होते हैं वो या तो अपने माँ की तरह हो सकते हैं, या अपने पिता की तरह हो सकते हैं, दादा दादी की तरह भी हो सकते हैं, या नाना नानी की तरफ भी हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं, लंबाई हो, चेहरा हो, रंग हो, ये सब इन्हीं लोगों पे निर्भर करते हैं। और ये लोग जो अपना गुण देते हैं इसी को हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि बच्चों को अपने माता पिता दादा दादी से जो गुण मिलते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, आनुवांशिकता के अंतर्गत आते हैं। आपको अगली कक्षाओं में पढ़ने को मिल सकता है विज्ञान में आनुवांशिकता। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी खोज की थी। मेंडल साहब ने, वो एक चर्च के पादरी हुआ करते थे, चर्च जो होता है ना उसके पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ठीक, तो इन्होंने मालूम, तो जो लंबाई में वृद्धि है या रंग है यह उसी पे निर्भर करता है, लेकिन जो वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि किसके लिए होती है, वो संतुलित आहार पे, यानी हमारा जो आहार है, ठीक है, वो इस पे निर्भर करती है कि हमारी वृद्धि कैसे होगी। ठीक है, दादी नाना नानी परिवार के अन्य सदस्यों से तो लंबाई प्राप्त होती है, लेकिन लंबाई अच्छी हो इसके लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था हमारा लंबाई में वृद्धि। पहला हमारा जो पॉइंट था वो था लंबाई में वृद्धि हो जाती है इस अवस्था में। फिर अगला है हमारा शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शरीर की जो आकृतियाँ होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है हमको। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए, जब हम किशोरा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है बताइए, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जब उनका वृद्धि होता है तो वृद्धि के कारण उनके जो कंधे होते हैं वह चौड़े हो जाते हैं। कोई लड़का है तो उसका कंधा जो है, कंधा क्या हो जाएगा, कंधा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और लड़कियां जो होती हैं उनके कमर का जो निचला भाग होता है वो चौड़ा हो जाता है। यानी
लड़कों का कंधा चौड़ा हो जाएगा और लड़कियों का जो कमर के नीचे का हिस्सा है वह क्या हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, और जो बच्चों की जो लड़कों की मांसपेशियां हैं वो जो है मजबूत दिखाई देंगी। ठीक है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में जो है अब बॉडी बनाने का शौक़ जगता है इसमें बच्चों को। ठीक है, तो इनमें जो क्या होता है, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वह स्पष्ट रूप से और गठी हुई दिखाई देती है। ठीक, एक और है कि लड़के में और लड़कियों में दोनों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने देखा कि लड़कों का कंधा चौड़ा होगा तो लड़कियों का जो कमर जो हो जाएगा वह चौड़ा हो जाएगा, नीचे का हिस्सा कमर का। ठीक है, लड़कों में बॉडी बन जाती है, लड़कियों में नहीं बनती है। ठीक, आगे बढ़ें। अब उसके बाद होता है स्वर में परिवर्तन। स्वर में जो लड़के मीठा आवाज़ में बोलते हैं अब उनका आवाज़ जो है कैसे हो जाता है, आवाज़ फट जाता है और फटने के बाद उनका जो मीठा सुरीला आवाज़ था अब वह वैसा सुरीला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, क्योंकि उनमें जो गले में एक स्वर तंत्र होता है वह उभर जाता है। यहाँ नीचे देखिएगा आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है आप लोग लड़का लोग जो भी हैं अपना हाथ से यहाँ टच करके देखेंगे तो एक उभरा हुआ आकृति आपको दिखाई देगी। ठीक है, इसी आकृति को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल इसको बोलते हैं। और हिंदी में इसको कंठमणि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठमणि। ठीक है, एडम्स एप्पल को ही क्या बोलते हैं, कंठमणि। क्यों, क्योंकि जैसे ही यौनारंभ प्रारंभ होता है तो जो स्वर तंत्र होता है ना जी उसमें वृद्धि हो जाती है। जो दबा हुआ रहता है वह क्या हो जाता है, बढ़ा हुआ फील होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कंठमणि, मणि में दीर्घ ही रहेगा, इसको ठीक से आप लोग बना लीजिएगा, कंठमणि कहते हैं। ठीक है, और लड़कियों में क्या होता है जी, लड़कियों में स्वर तंत्र जो होता है अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक, इसीलिए वह बाहर की तरफ ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। कुछ लड़कियों में जो स्वर होते हैं उच्च तारत्व वाले होते हैं, लेकिन लड़कों का स्वर जो होता है गहरा होता है। ठीक, कभी कभी लड़कों में ये स्वर तंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और उनकी आवाज़ क्या होती है, उनकी आवाज़ लगता है ना कि जो भोंपू लगाते हैं हम लोग, जो बाजा वजा में आता है, ठीक है, वैसा एकदम कर्कश आवाज़, फटा हुआ आवाज़ लगता है। ठीक, तो लेकिन कुछ सप्ताह बाद, कुछ महीने बाद उनकी आवाज़ जो है अपने आप सही हो जाती है। ठीक, तो ये कंठमणि जो होता है वह लड़कों में ही दिखाई देता है, लड़कियों में नहीं दिखाई देता है। ठीक, आगे चलते हैं। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, यहाँ ध्यान देने वाली बात होगी। अब क्या होगा जी, अब इसमें क्या होगा कि किशोरावस्था में जो स्वेद और तैलीय ग्रंथियाँ हैं उनका स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, और इन ग्रंथियों की जब अधिक क्रियाशीलता होगी तो क्या होगा, जो लड़के होते हैं, लड़के उनके चेहरे पे फुंसी होने लगती है, फोड़ा होने लगता है, और या मुहासे होने लगते हैं, गाल पे कहीं भी मुहासे हो जाएंगे, बहुत चेहरा जो है खराब देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा, और उनका चेहरा जो है कुछ समय के लिए ख़राब हो जाता है, लेकिन उसका उस समय इलाज वगैरह कराया जाता है तो फिर वह चेहरा क्या हो जाता है, फिर वह चेहरा ठीक हो जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जनन अंगों का विकास। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि जैसे ही हम लोग किशोरावस्था में जाते हैं
लड़कों में जो लड़का है उसके अंदर शक्ति आ जाएगी किसकी, शुक्राणु बनाने की। वीर्य बनता है और वीर्य में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। और जो लड़कियां होती है उनमें क्या होता है, अंडाणु, अंडा बनाने का शक्ति हो जाता है, जिससे ये माता पिता बन सकते हैं। ठीक है, क्या होता है। और शुक्राणु कौन बनाता है, तो शुक्राणु जो है वृषण बनाता है। ठीक है, मैंने पीछे बताया है। और जो लड़कियां हैं उनमें अंडा कौन बनाता है जी, अंडाशय बनाता है। अंडाशय पिछले चैप्टर में हमने खूब अच्छे से उसको चित्र के माध्यम से आप लोगों को दिखा करके बता दिया है। तो आप लोग बस ये जानिए कि लड़कों में शुक्राणु बनाने की शक्ति आ जाती है और लड़कियों में अंडाणु, अंडाशय जो है अंडाणु बनाने लगते हैं। और शुक्राणु कौन बनाता है, वृषण बनाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट है हमारा मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता। अब क्या होगा, तो इस समय जो किशोर होते हैं उनकी जो सोच होती है ना, वो बहुत ही दुविधा वाली होती है। उनको ये लगता है कि ये क्या है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। वो इस समय किसी की बात नहीं मानते और वह थोड़ी थोड़ी बातों पे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनका टेम्पर बढ़ जाता है। और इस समय उनको डांटना बोलना, जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को किसी गलती पे डांटते हैं तो उनको ये लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन होता जस्ट इसके उल्टा ही है, क्योंकि यह हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। इस समय मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या शरीर के भागों से निकलता रहता है, हार्मोन्स हैं वो क्या क्या हमारे अंदर किस किस चीज़ को जागृत करते हैं, फिर कौन सा उसको दबाता है, फिर आगे मैं बताऊंगा। लेकिन ये बात जान लीजिए कि बौद्धिक विकास में अधिक हो जाता है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यह समय जो होता है ना, यह सीखने की क्षमता इस समय सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और यही समय जो है यह बनने का, मैं अपने बच्चों को क्लास में बताता हूँ क्या, कि ये जो समय है यह यदि आप बन गए तो बहुत अच्छे बन जाओगे, और यदि आप जो है गलत संगत में पड़ गए, भ्रांतियों को लेकर के आप चल दिए, तो इस समय आप जो गए तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। होता क्या है, इस समय जो होता है बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है, केवल और केवल वही बात वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। ठीक है, यदि कोई दोस्त उनको कहता है कि ये काम बहुत अच्छा है, उसके समकक्ष का तो कहते हैं एकदम अच्छा है। यदि कोई उसको रुकावट पैदा करे तो वो बच्चे उनको अपना दुश्मन मान बैठते हैं। लेकिन होता जस्ट इसके उल्टा है, क्योंकि बच्चा ये नहीं जानता कि जो उसका गार्जियन है वो भी इस किशोरावस्था से गुजर चुका है, उसको भी ये मालूम है कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसलिए आपके माता पिता जो आपसे बात बोलें उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं है, यह आपके अंदर होने वाले परिवर्तन की गलती है। लेकिन यदि आप इससे कुछ सीख जाते हैं, यदि आप जीवन में कुछ अच्छा कर जाते हैं इस उम्र में, तो आप हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। वरना यदि गलत संगत में आप पड़ जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। खैर आगे चलिए आप लोग। आगे है गौड़ लैंगिक लक्षण। गौड़ लैंगिक लक्षण पीछे चैप्टर में जैसे चर्चा हुआ है कि पुरुषों में जो है वृषण जो है, वृषण वह क्या करता है, शुक्राणु देता है। और अंडाशय जो है, अंडाशय वो क्या देता है, अंडा देता है, यानी अंडाणु देता है। ठीक। और क्या होता है जी, जो लड़का होता है उसका जो चेहरा है उस पर मूंछ आने लगेगा, मूंछ आने लगेगा, दाढ़ी आने लगेगा, धीरे 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 मूंछ और दाढ़ी आने लगता है। ठीक है। और क्या होता है, और उनके कांख के बगल में जो हाथ है, तो हाथ और ये के बीच में कांख होता है, यहाँ पे जो है बाल आने लगते हैं। ठीक है। लड़कों के सीने पर भी थोड़े थोड़े बाल आने लगते हैं।
ठीक। जांग जो होता है पैर का, उसके ऊपरी भाग में भी बाल आने लगते हैं, और या प्यूपिक क्षेत्र जो होता है यहाँ भी बाल आने लगते हैं। क्योंकि यह अंतर होता है लड़के और लड़कियों में, लड़के में और लड़कियों में ये अंतर देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गौड़ लैंगिक लक्षण, गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं, चूंकि यह सामने से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है, उसमें से आखिर क्या होता है जिसके कारण हमारे शरीर में वृद्धि विकास देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है वह हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वो हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। यह कहाँ से निकलता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित होता है। जब भी हम यौन आरंभ में होते हैं तो हमारा जो वृषण होता है, ठीक है, वह क्या करता है? पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। ठीक, और यह लड़कों में क्या करता है? परिवर्तन का एक कारक। ठीक, लड़कियों में क्या होता है? जब लड़कियों में यौनारंभ होता है तो इनका जो अंडाशय है वह स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या होता है? तो लड़कियों के स्तन में विकास होने लगता है और उसके कारण उनकी जो दूध ग्रंथियां हैं वो स्तन के अंदर विकसित होने लगती हैं। ठीक है, इन हार्मोनों के उत्पादन का एवं नियंत्रण का एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ठीक है, निकलते तो बहुत सारे हैं, लेकिन यदि उनको क्या किया जाए? नियंत्रण न किया जाए तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका, यानी जो बच्चा पैदा, जनन का मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि बच्चा पैदा करना होता है। जनन का मतलब यानी पैदा होना। ठीक है, यदि गाय भैंस बकरी अपना बच्चा देती है, यानी वह इसीलिए माता को जननी भी कहा गया है। माता का पर्यायवाची होता है जननी। जननी का मतलब क्या? जन्म देने वाली। कौन होती है जननी? जन्म देने वाली। ठीक, माता को जननी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जन्म देती है। ठीक, अब होता क्या है? तो जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। होता क्या है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो हार्मोन को क्या करती है? वह जो ब्लड होता है उसी में क्या कर देती है? उसको स्रावित कर देती है। उससे क्या होगा कि ब्लड के माध्यम से वह हमारे शरीर के विशिष्ट भाग अथवा जो हमारा लक्ष्य स्थल है वहाँ तक पहुँच सकता है। ठीक है, लक्ष्य स्थल जो है हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, वृषण एवं अंडाशय जो होते हैं वह लैंगिक हार्मोन को स्रावित करते हैं। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि क्या करती है? पीयूष ग्रंथि भी अनेक हार्मोन को स्रावित करती है। इनमें से एक हार्मोन जो है अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है बताया गया है यहाँ चित्र के माध्यम से कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन यानी जो पुरुष नर होते हैं तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, यानी उसको फोर्स करता है, बताता है। उसके बाद क्या होता है? रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। ठीक,
आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है, यानी कि हम कितने समय तक बच्चा पैदा कर सकते हैं। बच्चा कोई माँ या पिता का तो नहीं पता, लेकिन माँ जो होती है उसका काल निश्चित समय निश्चित होता है कि वह एक निश्चित समय तक ही बच्चा पैदा कर सकती है। उसका कारण क्या है? देखिए, जब स्त्री जो होती है या लड़की 11 या 12 साल की होती है तो उसके अंदर जो होते हैं अंडाणु बनने लगते हैं। जो अंडाशय जो है वह अंडाणु बनाने लगता है, और यह प्रक्रिया जो होती है लगभग 45 से लेकर के 50 तक यह स्त्री के या माता के खान पान और रहन सहन पर भी निर्भर करता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि हरियाणा में कोई एक लेडीज़ हैं, 60 साल की उम्र में उन्होंने बच्चा पैदा किया। अब क्या प्रोसेस है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, चूँकि मैं नहीं जानता हूँ, मैंने अध्ययन भी नहीं किया उसके बारे में, लेकिन मैंने सुना कि 60 साल की उम्र में उन्होंने किसी बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जो हमारा विज्ञान है वह कहता है कि 45 या 50 वर्ष तक ही कोई स्त्री माँ बन सकती है। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो होते हैं उनका जो अंडाशय होता है, अंडाशय वह क्या करता है, वह जो है अंडा बनाता है। अब एक चीज़ और ये भी है कि स्त्री यदि जितनी जल्दी बच्चे को पैदा करेंगी बच्चा उतना ही मजबूत होता है, ठीक है, या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलते जाता है वैसे वैसे डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि एक उम्र के बाद बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको ये लगता है कि यह जो है माँ के खान पान और रहन सहन पर भी निर्भर करता है कि कौन सी माँ अपनी दिनचर्या कैसे रखी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है जी? अब होता यही है कि ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा इस प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं कि औरत लोग है वो माँ कब बन सकती हैं, कितने दिनों तक, क्या प्रोसेस है ये जान लीजिए। अब देखिए क्या होता है, होता क्या है कि मैंने इसको बताया था, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है औरतों का, उसका मैं थोड़ा सा एक चित्र बना दे रहा हूँ, जैसा बने आप लोग इसको समझ जाइएगा। यही जो है ये देखिए, मिट गया। एक बार मैं और कोशिश कर रहा हूँ इसको बनाने का। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे ही आकृति होती है, ठीक, या इसको हम गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये अंडाशय है, ये जो है ये फिलिपियन ट्यूब इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है अंडा ऊपर की तरफ जाता है और बाद में यह जा कर के कहाँ चला जाता है, यह चला जाता है भ्रूण बनने के बाद यहाँ गर्भाशय के अंदर, ठीक है। यहीं पे जो है अंडा यहाँ से निकलता है। अब देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि यहाँ से जो अंडा बनता है, अंडा बनने के बाद यह यहाँ चला जाता है, ठीक है। और यहाँ रहने के बाद यह इंतज़ार करता है किसका, शुक्राणु का इंतज़ार करता है। जैसे ही शुक्राणु इससे मिलते हैं युग्मनज बन जाता है, और वही युग्मनज जो है यहाँ कुछ दिन आकर के भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण बनने के बाद वह धीरे 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 इसके एक यहाँ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद क्या होगा, वह बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन
होता क्या है कि अंडा बनने का जो प्रोसेस है वह 28 से 30 दिन का होता है। 28 से 30 दिन का मतलब कि यदि यहाँ अंडा बन गया, ठीक है, यदि इसको शुक्राणु मिला तो यह अंडा जो है युग्मन बनाएगा, यदि नहीं बना तो यह यहाँ आकर के ब्लड के माध्यम से यह 3 या 4 दिन तक धीरे 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 निकलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऋतुस्राव बोलते हैं, या अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम जो है इसको रजोधर्म बोलते हैं या ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं इसको, ऋतुस्राव। यह एक प्राकृतिक चीज़ है, हर एक माता में पाई जाती है। ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। जब पहली बार इसका स्राव होता है तो उसे हम रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो दर्शन, ठीक है। अब इस महीने इससे अंडा बना, नहीं इसको शुक्राणु मिला तो यहाँ से निकल गया, फिर 28वें दिन यहाँ अंडा बनता है, वह भी इंतज़ार करता है और नहीं मिलता है तो फिर यहाँ से ये प्रोसेस जो है 28 से 30 दिन में होता रहता है। और जैसे ही इसको वीर्य मिल जाएगा या अंडा जो है यहाँ से आकर के भ्रूण बन जाएगा, तब यहाँ से अंडा जो है नहीं बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऋतुस्राव बोलते हैं। तो आप लोगों ने इसको देख लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दिया है कि ऋतुस्राव रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यानी कि कभी कभी 28 दिन का साइकिल होता है, कभी कभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन यह धीरे धीरे जो होता है वह ठीक हो जाता है। और जब तक यह ऋतुस्राव होता रहेगा तब तक माँ जो है बच्चे को जन्म दे सकती है, यानी कि तब तक उसमें अंडा बनता है, ठीक है। आगे इसमें है क्या होता है भाई कि ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है, ठीक है। कभी कभी अनियंत्रित हो जाता है तो उनको जो है हार्मोनल दवा चलती है। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो हार्मोनल दवा चलती रहती है, जिससे आपका जो है टाइम जो है 28 या 30 दिन का लड़कियों का साइकिल पुनः हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो होता है अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है, ठीक। अब मैंने पीछे बताया है कि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने बता दिया था कि कैसे जो है वो भ्रूण बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से, ठीक है, बच्चा बनता है, वो मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया है, ठीक। अब आगे हम लोग को पढ़ना है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। आप लोग एक बात को देखते होंगे कि कभी कभी किसी स्त्री को केवल और केवल लड़की ही पैदा होती रही है। कोई औरत हैं उनको 5-6 लड़कियां हो गई हैं। जब 5-6 लड़कियां हो जाती हैं तो समाज में इसको कहा जाता है कि ना अब उसको बेटा नहीं होगा, उसके भाग्य में बेटा नहीं लिखा हुआ है। और उसकी सास, ननद, पति उस स्त्री को क्या करते हैं, ताना देते हैं कि तुम जो है वंश नहीं दे पाई हमको, हमारा वंश का वृद्धि कैसे होगा, हमारा वंश डूब जाएगा, अब हम दूसरी शादी करेंगे, बताइए। तो यदि ऐसी बात आपके समक्ष आती है तो आप लोग को बताया जा रहा है इस चैप्टर के माध्यम से कि आखिर जो है लड़का होगा कि लड़की होगी संतान, इसमें किसी औरत का क्या रोल होता है और उसके पति का क्या रोल होता है। तो आज आप लोग इस बात को जान जाएंगे। तो कहीं इस तरह का बात होगा तो आप उसमें अपना तर्क दे सकते हैं कि आखिर किसी औरत का बच्चा
बेटा होगा कि बेटी होगा, उसमें उस औरत का कितना योगदान है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दिया है कि लड़का या लड़की पैदा होने का कारण सेक्स क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं जी? अब देखिए, होता क्या है कि किसी स्त्री और पुरुष में अपने माता पिता से कुछ गुण मिले होते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता के कारण वो हमारे कोशिका में उपस्थित रहते हैं। तो स्त्री और पुरुष में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 गुणसूत्र होंगे औरत में और 23 गुणसूत्र होंगे पुरुष में। इस 23 में से एक जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या करते हैं? बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है। 23 जोड़ा, 23 का मतलब हुआ, जोड़ा का मतलब 46, यानी 46 गुणसूत्र इनमें और 46 गुणसूत्र इनमें होते हैं। इनमें से एक एक गुणसूत्र जो होते हैं वह क्या होते हैं? वह निर्धारित करते हैं कि जो हमारा बच्चा होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। अब इसमें भी देखिए, जो औरत होती है उसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, XX क्रोमोसोम इसमें हो गए, औरत में XX क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन पुरुष में देखिए एक गुणसूत्र इनमें नहीं मिलता है, वो है X और Y, ठीक है। बाकी सब एक ही जैसे होते हैं, लेकिन इनमें जो है XX गुणसूत्र है और इनमें XY क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है? देखिए, औरत जो होती है उसमें तो केवल X ही होगा और पुरुष में होता है X और Y। अब स्त्री का तो हमेशा X रहेगा और पुरुष में XY। जब X, स्त्री का X और पुरुष का X गुणसूत्र जब यह मिलता है तो मिलने के बाद क्या होगा? तो और मिलने के बाद देखिए यहाँ बच्चा होगा क्या? तो वह बच्चा पैदा होगा, संभावित परिणाम ये होगा लड़की। अंडाणु X और शुक्राणु X दोनों मिल गए तो हो गया XX। तो उससे क्या होगा? तो उससे जो बच्चा होगा वो लड़की पैदा होगा। लेकिन वहीं पे यदि औरत का X रहे, देखिए इसमें भी औरत का X है, इसमें भी औरत का X है, लेकिन इसमें पुरुष का शुक्राणु Y हो गया, तो इससे जो बनता है बच्चा वह क्या बनेगा? XY। और परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होगा कि वह संतान बेटा होगा। तो अब बात बताइए कि औरत ने यहाँ भी X दिया, औरत ने यहाँ भी X दिया, पुरुष ने यहाँ X दिया, पुरुष ने यहाँ Y दिया, तो पुरुष का X यहाँ लड़की हो गया और यहाँ इसका Y लड़का हो गया। तो अब बताइए कि बच्चा जो है लड़का होगा कि लड़की होगा, इसमें औरत का क्या दोष है? इसमें औरत का कोई भी दोष नहीं है। यदि पुरुष का Y वाला शुक्राणु इससे मिलता है तो बेटा होगा, X वाला मिलता है तो बेटी होगी। तो इसमें तो औरत का कहीं कोई रोल नहीं है। यहाँ भी, कारण कि यहाँ भी उसका X है, यहाँ भी X है, तो यहाँ बेटा हो गया, यहाँ बेटी हो गया। तो टोटल किस पे निर्भर करता है? तो यह पुरुष के शुक्राणु पे निर्भर करता है कि उसमें से कौन सा गुणसूत्र जो है या कौन सा X निकलता है कि Y निकलता है। तो इससे जो होगा वह बच्चे का लिंग निर्धारण होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान गए ना जी कि लड़का होगा कि लड़की होगा, उसमें सारा का सारा दोष किसका है? उसके पिता का है। यदि उसका X क्रोमोसोम मिल गया तो वो लड़की हो जाएगी, और यदि Y हो गया इसका तो लड़का हो जाएगा। तो इसमें बेचारी औरत का कहीं से कोई भी दोष नहीं है। यह निराधार है कि कोई औरत जो है वह केवल बच्ची ही जन्म देती है, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन्स।
मैंने बताया था कि लिंग हार्मोन्स में वृषण से शुक्राणु निकलते हैं और औरत के अंडाणु से अंडा निकलता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और पीयूष ग्रंथि से हमने बताया था कि हार्मोन्स निकलते हैं जो इनको क्या करते हैं, परिपक्व करते हैं, विखंडित करते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं यूट्रस का जब वह भ्रूण बन जाता है। तो तमाम तरीके की बातें मैंने बताई। अब हमको जानना ये है कि और कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वह निकलती हैं। देखते हैं इसमें। देखिए होता क्या है, यहाँ बनाया गया है कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है, किसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वह कहाँ होती है। यहाँ देखिए मस्तिष्क के पास पीयूष ग्रंथि जो होती है क्या करती है, यह हमारे मनुष्य के हार्मोन जो होते हैं स्रावित करते हैं और जो उनके जननांगों को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करती है। यह दिमाग से सटी होती है और यह क्या करती है कि जो हमारे जननांग हैं उससे हार्मोन उत्पन्न कराने के लिए यह उनको आदेश देती है या उनको तैयार करती है कि हाँ जो है आप जो है ऐसे ऐसे, जैसे ही हमको इच्छा जागृत होती है किसी चीज़ की तो वह तुरंत हमारे मस्तिष्क में बात जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि क्या है। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो हमने जान लिया कि जो पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ से जुड़ी है, हमारे दिमाग से जुड़ी है और ये कंट्रोल करती है। अब देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो है वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि के अलावा भी हमारे शरीर में देखिए यहाँ थायराइड ग्रंथि दी गई है, यहाँ गले के पास है। ठीक है, अभी औरतों में सबसे ज़्यादा थायराइड रोग पाया जा रहा है जिससे उनका शरीर क्या हो जा रहा है, फूल जा रहा है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि क्या करती है, तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन करती है। ठीक है, यदि थायरॉक्सिन हार्मोनल का उत्पादन नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, गायटर नामक बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाएगी, गायटर नामक बीमारी हो जाएगी। उसके बाद बात आता है अग्नाशय का। जो ये अग्नाशय है यदि यह इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है तो कौन सा रोग हो जाएगा, तब मधुमेह हो जाएगा, चीनिया रोग हो जाएगा जिसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और आगे जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, देखिए यहाँ हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, वह क्या करती है जी, एड्रिनल ग्रंथि जो है एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। वो क्या करता है, वह क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, एड्रीनेलिन ये कौन सी ग्रंथि देती है, एड्रिनल ग्रंथि इसको देती है। उसके बाद क्या है, इसके बाद है पीयूष ग्रंथि क्या करती है, तो पीयूष ग्रंथि हमारे वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और वृषण, इसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया कि स्त्रियों का जो अंडाशय होता है उसमें से अंडाणु निकलते हैं और वृषण से शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं यहाँ कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेढक होते हैं वह मेढक कैसे बनते हैं जी, वह लार्वा से वयस्क बनते हैं
जिस प्रक्रिया को हमने बताया था कि कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव जो है क्या होता है, लार्वा से वयस्क बनता है। जैसे मैंने कल बताया था कि टैडपोल से एक वयस्क मेढक कैसे बनता है। वयस्क मेढक जो है टैडपोल से कैसे बनता है। तो जो कायांतरण प्रक्रिया है ना, वो कायांतरण प्रक्रिया कैसे होती है? तो कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा? कीट हार्मोन द्वारा। उसमें जीवों में कीट हार्मोन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कायांतरण प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। मेढक में भी थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन को थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पाद के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक होती है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, यदि उसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो क्या होगा? तो टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। यानी कि ये जो आयोडीन है वह क्या करता है, इनके लिए एक माध्यम का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है जननात्मक स्वास्थ्य। जननात्मक स्वास्थ्य क्या है भाई? तो किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, व्यक्ति जो है अपनी खुद की स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से उनको पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, जब भी कोई बच्चा जो है, हमारा बच्चा हो, आपका बच्चा, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, तो जब भी वह किशोरावस्था में जाएं, क्योंकि यह अवस्था वृद्धि की आवश्यकता, तीव्र वृद्धि होती है इसमें, तो उपरोक्त बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चा जो है संतुलित आहार ले रहा है कि नहीं, वह खुद की सफाई अच्छे ढंग से कर रहा है कि नहीं, वह स्नान कर रहा है कि नहीं, वह व्यायाम कर रहा है कि नहीं। इन बातों का जो है हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, तभी जा कर के वह अच्छे से उनमें वृद्धि या विकास हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, कि किशोर की पोषण की आवश्यकताएं। अभी आपने पढ़ा इस चैप्टर में कि पीछे में कि जो किशोर होते हैं उनके शरीर में अचानक वृद्धि होने लगती है, मस्तिष्क भी तेज काम करने लगता है, तरह तरह के इनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। शारीरिक हो सकता है, बौद्धिक होता है, मानसिक होता है, तरह तरह के सामाजिक परिवर्तन होते हैं। बच्चा जो होता है समाज में अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। ये उसका पर्सनल दोष नहीं है, ये उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, यह बस उसी का परिणाम है। तब क्या हो जाएगा जी कि किशोर का जो पोषण होता है वह बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय उसके शरीर में, मन में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। तो इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित में क्या होना चाहिए जी, तो भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। उसके लिए उनको जो है रोटी, चावल, दाल, हरी साग सब्जी, ठीक है, संतुलित आहार है। यदि संभव हो तो दूध भी उसको देना चाहिए, लेकिन दूध जो होता है वह अपने आप में एक संतुलित भोजन है। ठीक है, या फल भी खा सकते हैं आप। गांव देहात में तमाम तरीके के फल, अमरूद के दिन में अमरूद मिल जाएगा, ठीक है, बारिश में अमरूद मिल जाएगा, पपीता मिल जाता है, ककड़ी, खीरा, ये सब क्या मिल जाते हैं, आराम से उसको खिला सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा। ठीक है, आयरन क्या करता है, आयरन जो है खून का निर्माण करता है। तो खून के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, तो पत्तीदार सब्जियाँ, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि जो है बच्चों को खिलाना चाहिए। ठीक है, अब
इसमें निषेध भी है। निषेध क्या है? तो बच्चों को चिप्स, ठीक है, कुरकुरे, ये सब क्या है? ये सब चटकारा वाला चीज़ है, तो बच्चा सब खाते हैं, लेकिन इसको नियंत्रित करना चाहिए क्योंकि इसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। और बच्चे उसी को, अभी बच्चे नूडल्स खाना पसंद करते हैं, मैगीज खाना पसंद करते हैं, ठीक है, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये सब खाना पसंद करते हैं, लेकिन उससे उनके शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। इसलिए इससे बच के ही रहना चाहिए, अपने बच्चों को इससे बचा के ही रखना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ देखिए, मांस दिया है, हरी सब्जी है, ठीक है, और आपको खाना चाहिए। आप लोगों को फल खाना चाहिए, दूध एवं अंडा भी लेना चाहिए। जो लोग शाकाहारी है वह दाल, राजमा, इस सब का प्रयोग आपको करना चाहिए, ठीक है। अब आइए कि व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, लेकिन किशोरों के लिए तो ये और भी अनिवार्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से महक आती है, गंध आती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? उनको नियमित स्नान करना चाहिए, साबुन वबुन लगा के अब नहाना चाहिए कि शरीर से बदबू न आए, ठीक है। और शरीर के जो जितने भी अंग हैं, जितने भी भाग हैं, उनको नहाते टाइम खूब अच्छे से सफाई करनी चाहिए। यदि आप सफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा जी? तो जीवाणु आ जाएंगे शरीर में और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। विशेषकर लड़कियों को तो खास ध्यान रखना चाहिए, जब उनमें जो है क्या हो, ऋतुस्राव का समय हो, तो उनको सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए कि हमेशा जो है साफ सैनिटरी पैड या घर पर तैयार किए गए कपड़ों के पैड का इस्तेमाल ही करना चाहिए, ठीक है। और यदि संभव हो तो उसको आवश्यकता के अनुसार 4 से 5 घंटा के अंतराल पर उस नैपकिन अथवा पैड को चेंज कर देना चाहिए, ठीक। यदि संभव हो तो गुनगुने पानी से धोते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और है आगे में शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सुबह सुबह 4 बजे बहुत से लोग जो है निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, टहलते हैं। लेकिन बच्चों को तो हमेशा, जब बच्चे उठते हैं आप लोग, तो आप लोग खेलना शुरू कर देते हैं। तो खेलना बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ताज़ी ताज़ी हवा लेना हो तो 4 बजे 5 बजे सुबह में आप जो है जग जाइए। जगने के बाद आधे घंटे टहल वहल करके आइए, आराम से हाथ मुँह धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। उसके बाद 1-2 घंटा आप लोग पढ़ सकते हैं, या संभव हो तो आप जो है व्यायाम कर सकते हैं, या सुबह थोड़ा सा खेल सकते हैं, ऐसा है। और एक इसमें चीज़ दिया है, भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएँ। तो असत्य अवधारणा क्या है? मिथ्या, कभी कभी ये बात सुनने को मिलती है किन्हीं किन्हीं बच्चों से कि हाँ ये बात है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा सीरियस से देखेंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। हुआ क्या है कि बहुत सी असत्य अवधारणाएँ प्रचलित हैं, जिनको किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। उदाहरण के लिए, किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पहला है कि ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। यह बिल्कुल ही मिथ्या है, क्योंकि हमने पढ़ाया है कि पेट में बच्चा या गर्भ तभी रुकता है जब स्त्री और पुरुष का मेल होता है, जब युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरा है, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है। अभी हमने आपको बताया
कि औरत में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है। यदि एक्स और एक्स मिल गए तो लड़की हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी, और एक्स और वाई मिल गए तो बॉय होगा। लड़की का तो दोनों एक से रहता है हमेशा, लड़का का एक्स वाई चेंज होता रहता है। तो यह गलत बात है कि यो लड़की जो है लिंग के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। यह गलत बात है, यह एक प्राकृतिक चीज़ है, और चूँकि अंडे को शुक्राणु नहीं मिल पाया इसलिए वह क्या हुआ, उसका यूज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो तो बाहर के रास्ते निकल जाएगा। तो ये कोई बीमारी नहीं है, यह छुआछूत नहीं है। पहले के ज़माने में जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो एक अलग से एक घर तैयार होता था जिसको कोप भवन कहा जाता था। उस समय स्त्रियों को बाहर की दुनिया से दूर रखा जाता था, वह उसी घर में खाएगी पिएगी रहेगी, ठीक है। लेकिन अब जो है ऐसी कोई बात नहीं है, यह एक प्राकृतिक चीज़ है। साइंटिफिकल लोग हो गए हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं कि नहीं यह क्यों है, ठीक है। यह सभी को प्राप्त नहीं होता है, ये भी बात है, और सभी स्त्रियों को माँ बनने का सौभाग्य भी नहीं मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं जिनको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये एकदम बिल्कुल मिथ्या बात है, उनको वो बीमारी नहीं है, वो हमारे साथ नॉर्मल ढंग से इस समय भी रह सकती हैं, जी सकती हैं, ठीक है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे इस समय में गलत संगत का शिकार होते हैं और वह नशे के आदी हो जाते हैं, नशेड़ी हो जाते हैं। और बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत छोटी उम्र में कोई सिगरेट पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है, ठीक है, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब का सेवन कर रहा है। बहुत ही गलत बात है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यह पैसे के साथ साथ आपके शरीर को भी बर्बाद कर देता है, ठीक है। और बहुत से बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स आप लोगों ने सुना होगा, नाम खाली सुनिए आप लोग, इसका सेवन मैं भी कहूँगा आप लोगों से कि जो बच्चे इसकी गलत आदत में पड़ गए हैं वो कृपा करके इसको छोड़ दें, वरना आप समझिए कि वो जो है वो तो जाएंगे ही, अपने पूरे परिवार को रोता हुआ छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। जब एक बार ड्रग्स का नशा कोई ले लेता है ना तो उसको आदत पड़ जाती है, वो बार बार नशा के लिए ढूंढता रहता है। उसी में बहुत सारे लोग पैसा रुपया नहीं मिलता है तो चोरी चकारी करते हैं, पकड़ाते हैं, बड़ी मार खाते हैं, उसके बाद फिर से वही काम करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा और आपकी खुशी दोनों बर्बाद हो जाएगी। और एक चीज़ आप देखिए, एड्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यह जो है HIV है, और ये HIV नामक खतरनाक वायरस के द्वारा होता है एड्स, ठीक है। इससे होता क्या है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति है और वह यदि वह ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो ड्रग्स सिरिंज से लिया जाता है। तो यदि उसने इस्तेमाल किया है और वह फेंक दिया, यदि वह सुई किसी दूसरे व्यक्ति को चुभ गई तो उसको क्या हो जाएगा, उसको भी एड्स हो जाएगा। यह एक लाइलाज बीमारी है। या किसी स्त्री को हुई है, कोई पुरुष उसके साथ संबंध बनाता है, साथ में रहता है, तो उसको भी हो जाएगा। फिर वह अपनी स्त्री के पास जाएगा, पुरुष उस स्त्री को भी हो जाएगा। तो यह पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। तो इसलिए या एक बात और है, कहा ही जाता है कि किसी माँ को यदि है तो माँ के दूध द्वारा उसके शिशु को भी यह हो सकता है, या लैंगिक संपर्क के द्वारा भी यह होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का पाठ। चूँकि पाठ बहुत लंबा हो गया है इसलिए आज इसका प्रश्न उत्तर कराना संभव नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे, तब तक हम लोग ये जान लें कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो थोड़ा सा एक झलक हम लोग इस पर नीचे की तरफ जाएंगे और क्या क्या सीखा में देखेंगे कि यौनारंभ का जो होता है इसमें व्यक्ति जनन में सक्षम हो जाते हैं, और यह 11 से 19 वर्ष की आयु तक होती है, जिसको किशोरावस्था कहा जाता है। दूसरा है कि यौनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों के स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर तंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, जो मैंने कंठमणि में बताया था। आगे चलते हैं, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। अगला है यौनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों का द्वारा
नियंत्रित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला है कि हार्मोन स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचता है। अगला दिया है पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथि वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एनिड्रिल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का तथा एड्रिनल एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। अगला है टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्तस्राव के रूप में निकलती है। इसे ही हम रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है। अगला है अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र हैं तथा XY गुणसूत्र हैं। अगला पॉइंट है कि किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ हम लोग का आज का चैप्टर किशोरावस्था की ओर समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर के साथ आप लोगों से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस पे कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। तो तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। शुभ रात्रि।